दोस्तों, वैसे तो इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने गुज़िश्ता 11 साल के अंदर बहुत सारे नेगेटिव ट्रेंड्स इंडिया के अंदर मुतारिफ कराए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी जानिब से जो सबसे ज़्यादा डेंजरस ट्रेंड इंडिया के अंदर मुतारिफ करवाया गया है, जो सबसे ज़्यादा तबाहकुन ट्रेंड इंडिया के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो ये करवाया है कि इन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को और इंडिया की जो लोकल पॉलिटिक्स है इसको गडमड कर दिया है। राजनीति करते रहते हैं सियासी मुद्दों को लेकर, लेकिन फॉरेन पॉलिसी की जो मुद्दे हैं ना, उन पे भी ये राजनीति करते हुए नजर आए हैं। गुज़िश्ता काफ़ी सालों से लेकर एक नया उन्होंने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। पहले ये राजनीति करते थे पाकिस्तान वाले मुद्दे के ऊपर, राइट फ्रॉम 80s इनका ये सिलसिला जारी है जब से बीजेपी बनी है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा है कि ये सिलसिला पाकिस्तान से बाहर निकला है। अब ये बहुत सारे और भी मुल्कों के ख़िलाफ़ सियासत करते हुए नज़र आते हैं। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी इन्होंने सियासत की, मालदीव्स के ख़िलाफ़ भी इन्होंने सियासत की, श्रीलंका, नेपाल, लंबी लिस्ट है। अब लेकिन ये हुआ है कि इनकी ये जो मुल्कों के ऊपर यानी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की है उसको इस्तेमाल करते हुए जो सियासत करने का इनका एक सिलसिला है, वो साउथ एशिया की लिमिट से भी बाहर निकल गया है, साउथ एशिया की बाउंड्रीज से भी बाहर निकल गया है और यूरोप तक जाकर पहुंचा है। इन्होंने अब टर्की को भी आड़े हाथों लिया हुआ है और टर्की का भी नाम इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रिसेंटली हमने देखा है कि पॉलिटिक्स की हुई है। अंदरूनी मुद्दे होते हैं इनके, अपने लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन उसमें ये टर्की को घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। हाल ही में इन्होंने टर्की के साथ अपने ताल्लुकात डाउनग्रेड करने की कोशिश की है। इसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि टर्की पाकिस्तान का दोस्त है। हालांकि टर्की तो पाकिस्तान का लंबे अरसे से दोस्त है, 40s से लेकर जब से पाकिस्तान बना है टर्की उनका दोस्त है। लेकिन इनको अब याद आ रहा है पाकिस्तान के साथ टर्की के डिफेंस टाइज भी बहुत पुराने हैं, 60s से लेकर डिफेंस टाइज हैं, बल्कि उससे भी पहले, लेकिन इनको अब याद आ रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड देखिए क्या लिख रहा है, कहते हैं कि इंडिया cuts ties with Turkey amid growing boycott calls over Pakistan row. The flashpoint came after Turkey vocally supported Pakistan following deadly clashes in Kashmir. लेकिन अब ये जो सारी इन्होंने प्रेशर कैंपेन बिल्ड की है टर्की के अगेंस्ट, इसका असर क्या हुआ है? क्या इसका कोई फ़र्क भी पड़ा है टर्की के ऊपर? द आंसर इज़ नो। कल के एपिसोड में भी मैंने कहा था, एक मशवरा दिया था इनको कि आप तुर्कों को शायद समझते नहीं है। इंडिया के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, साउथ ब्लॉक के बाबे, शायद वो तुर्कों को स्टडी नहीं करते ठीक तरीके से। तुर्कों की आपको एक हिस्ट्री नज़र आएगी। आप इनको जितना प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, ये उतना पावरफुल तरीके से रिएक्ट करेंगे आपके अगेंस्ट। इन्होंने सारी कैंपेन्स की, सब कुछ करके देख लिया, जवाब क्या है तुर्की से पता है? तुर्की ने एक मरतबा फिर से कश्मीर पर पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। एक मरतबा फिर से इन्होंने ये बायकॉट करेंगे, टर्की नहीं जाएंगे, टूरिज्म नहीं करेंगे। उधर से उन्होंने अपना स्टांस जो है ना वो एक मरतबा फिर से रिपीट किया है तुर्की वालों ने, यानी ट्रेडिशनल जो उनका स्टांस है वो इन्होंने रिपीट किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। टर्क समझते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी को असरअंदाज होने की ये कोशिश कर रहे हैं। इंडिया इनडायरेक्टली डिक्टेट कर रहा है असल में तुर्की को कि देखो आपकी जो पाकिस्तान पॉलिसी है ना वो ऐसे नहीं रखें जैसे आप चाहते हैं, वो वैसी रखें जैसे हम चाहते हैं। डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं और डिक्टेशन टर्क कबूल नहीं करते, ये उनके डीएनए में नहीं है। इंडिया की जानिब से जो बुली किया जा रहा था टर्की को, उसका जवाब देखिए क्या आया है। न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया है 2 रोज पहले 17 मई को, टर्की एर्दोगान रैक्स अप कश्मीर इशू आफ्टर टॉक्स विद पाकिस्तान पीएम offers assistance. Turkish President Erdogan once again attempted to meddle in Kashmir issue despite India's internal matter stance. He told Shahbaz Sharif that Turkey is ready to play its part. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has once again meddled in Kashmir issue, which is for India and Pakistan to resolve, and offered to explore ways to assist. तुर्की ने कहा है कि अगर हम किसी काम आ सकते हैं ये मसला हल करने के लिए तो वी आर रेडी टू असिस्ट यू। पाकिस्तान को भी कहा है, इंडिया को भी कहा है। तो ये जवाब है तुर्की का, इंडिया को जवाब है कि देखो तुर्की की फॉरेन पॉलिसी को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। तुर्की का जो स्टांस है पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से या साउथ एशिया के दूसरे मुल्कों के हवाले से, वो टर्की खुद सिलेक्ट करता है। किसी मुल्क में इतना दम नहीं है कि उनको डिक्टेट कर सके और उनको बताए कि हाउ यू शुड डिज़ाइन योर साउथ एशिया पॉलिसी। अच्छा, मेरे ख्याल से इनको डेप्थ का अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर मैं बातें करता रहा हूँ कि पाकिस्तान और तुर्की के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं 47 से लेके। ये जो इनके लीडरान होते हैं ना टर्की वालों के और पाकिस्तानी जो लीडरान होते हैं, इनके पर्सनल दोस्तियां भी होती हैं, पर्सनल दोस्तियां। एर्दोगान और इमरान खान की दोस्ती के बारे में सबको पता है, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये इल्म होगा कि जो एर्दोगान साहब की साहबजादी की शादी हो रही थी कुछ साल पहले,
आपको पता है उसमें ये जो मुसलमान निकाह करते हैं, निकाह में बाकायदा लिख पढ़ होती है, विटनेस के सिग्नेचर होते हैं और ये सारा कुछ होता है। तो एर्दोगान साहब की बेटी की शादी में जो विटनेस के सिग्नेचर्स हैं ना, वो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम नवाज शरीफ के हैं। नवाज शरीफ विटनेस थे उनके निकाह की सेरेमनी में, ये खुद आए हुए थे, पूरी फैमिली लेकर आए थे नवाज शरीफ, और उनकी बेटी की शादी में, एर्दोगान साहब की बेटी की शादी में विटनेस थे। तो ये पर्सनल दोस्ती और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को शो करता है कि पाकिस्तान के जो लीडरान हमेशा रहे, यानी इमरान खान के साथ भी एर्दोगान की दोस्ती बड़ी मजबूत थी। उससे पहले आप देख लीजिए नवाज शरीफ के साथ बड़ी मजबूत दोस्ती थी इनकी, शहबाज शरीफ के साथ भी बड़ी मजबूत दोस्ती है इनकी। तो कोई भी हुक्मरान हो, टर्की वालों की पर्सनल दोस्तियां भी रही हैं पाकिस्तानियों के साथ। इस फैक्टर को मेरे ख्याल से नज़रअंदाज करते रहे साउथ ब्लॉक वाले। वो समझते हैं कि ये प्रेशराइज करेंगे और टर्की वाले बैक ऑफ कर देंगे, अपना स्टांस चेंज करेंगे। दिस इज़ नॉट गोना हैपन। और अब इन्होंने एक नया शोशा बाय द वे छोड़ा हुआ है। अब इन्होंने बांग्लादेश के हवाले से भी टर्की को प्रेशराइज करने की कोशिश की हुई है। एक टर्किश एनजीओ है, उन्होंने कोई प्रोग्राम वहाँ पर किया है बांग्लादेश के अंदर। अब उसमें कुछ मैप वगैरह लगाए गए थे उस प्रोग्राम के दौरान, इवेंट के दौरान। तो इंडियंस कह रहे हैं कि ये जो मैप लगाए गए थे ना, वो अखंड बांग्लादेश के मैप थे, ग्रेटर बांग्लादेश के। तो ये क्यों लगाए गए हैं? मतलब एक प्राइवेट इवेंट हो गया ना ये। तो अब प्राइवेट इवेंट के अंदर भी ये टांग घुसाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ऑब्जेक्शन रेज किया गया है इंडियन मीडिया की जानिब से। फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है, टर्की बैक्ड एनजीओ इन ढाका शोज मैप इंक्लूडिंग इंडियन स्टेट्स एज पार्ट ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश रिपोर्ट। द मैप रिपोर्टेडली surfaced in university halls across the Bangladeshi capital, particularly in areas popular among students and youth. A major diplomatic stir is brewing after a Turkish-backed NGO in Dhaka allegedly showcased controversial maps of a so-called Greater Bangladesh, incorporating large swaths of India's eastern and northeastern states as well as parts of Myanmar. अब इन्होंने ये नया शोशा छोड़ा हुआ है। अब ये भी कोई बात है भला? अगर कोई एनजीओ मतलब कोई डिस्कशन अरेंज करवाती है या कुछ करवाती है, आप उसको लगा दें अखबार के अंदर कि ये देखो ये हो रहा है। इनकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है सरकारी सतह पर? ये तो एनजीओ है ना, इनकी सरकार क्या करती फिर रही है इंडिया की? ये जरा खबर देखिए इंडिपेंडेंट की। म्यूरल ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया एंड इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग स्पार्क्स डिप्लोमेटिक रो। ये 2023 की खबर है, जून 2023 की। म्यूरल इन न्यू इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग डिनाउंस्ड फॉर एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट एंड थ्रेट टू दी फ्रीडम। अपनी पार्लियामेंट के अंदर अखंड भारत का नक्शा लगा के बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट के अंदर जहां से इंडिया चलता है, वहां अखंड भारत का नक्शा लगा के बैठे हुए हैं। और तकलीफ इस चीज से है कि ये टर्किश एनजीओ जो है, उसने किसी इवेंट में, कहीं ढाका में कोई इवेंट हो रहा था, तो उस इवेंट के अंदर ये नक्शा क्यों लगाया? अपनी पार्लियामेंट से नक्शा हटाइए पहले, अनडिवाइडेड इंडिया का। आज तक नहीं हटाया आपने। नेपाल ने भी इस पे कहा आपको, पाकिस्तान ने भी कहा, बहुत सारे मुल्कों ने कहा, आपने कुछ नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर मिर्चें लग गई हैं कि ये ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा क्यों लगाया हुआ है कि एनजीओ ने। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड आजकल की दुनिया में नहीं चलते। पहले अपने गिरेबान में झांकें और फिर दूसरों को लेक्चर दीजिए कि इस तरह क्यों हो रहा है तो उस तरह क्यों हो रहा है।